रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता,
किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी के चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है। बिलासपुर गांव के जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी समझदारी थी। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मंदिर चलते हैं। आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आज मिला है तो हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। फिर मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना दूंगी। ठीक है, अपने बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग मंदिर में बैठे गरीबों को प्रसाद देते हैं और लौटने लगते हैं। सड़क में उनको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। उनकी गाड़ी टूट जाती है। आप ठीक तो है ना? पीलू बबलू से पूछती है। हाँ पीलू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। बबलू की बाइक को वहाँ खड़े लोग ट्रक के नीचे से निकालते हैं।
बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। इसी में मैं होम डिलीवरी का काम करता था। अब पता नहीं क्या होगा। बाइक का भी नुकसान हुआ और नौकरी का भी। और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? आप चिंता मत करो जी, आपकी जान बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप दुखी मत हो। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे। ठीक है पीलू। अगले दिन बबलू सोचता है कि उनके पुरखों की जमीन उनके घर के पीछे है, जिसमें वो खेती कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। काश मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेती कर लेता और फसल बेच के पैसे कमाता। फिर बबलू अपनी टूटी बाइक लेकर हरिया के पास जाता है। हरिया भाई, मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर करना कि मैं गांव में सबसे तेज डिलीवरी बॉय बन जाऊं। अरे बाइक रिपेयर के लिए लायक नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं उससे खेती करता। अरे तो बाइक क्या रिपेयर करवा रहे हो? मैं तेरे लिए ट्रैक्टर बाइक ही बना दूंगा। जब बबलू बाइक ऑन करता है, फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। साथ ही ट्रैक्टर के पीछे एक खुदाई का फावड़ा लगा देता है और इस तरह से बाइक एक जुगाड़ू ट्रैक्टर बन जाती है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अरे इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो ट्रैक्टर की तरह शुरू होती है। उसको चलाने पर बबलू बहुत खुश होता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक से खेती का रास्ता खोल दिया। फसल की पहली कमाई की पार्टी देना। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो ट्रैक्टर बन गई है, इससे तो बहुत अच्छी खेती होगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है और दोनों पति पत्नी अपनी फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीलू, ये तुम्हारा साथ देने का कारण ही हो पाया है। तुम्हारी कहने पर ही मैं बाइक ठीक करने के लिए हरिया के पास गया और ये अनोखी ट्रैक्टर बाइक तैयार हो गई। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो
बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।